साथियों नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी फटाफट से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सके। और एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए क्या सबको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे भाई, है ना? बोलिएगा भैया, आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है? एक बार हम भी चेक कर लेते हैं और आप लोग भी एक बार क्या करिए, चेक कर लीजिए। हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 दिन की छुट्टी मिली है आप लोगों की, क्या आप लोगों ने रिवीजन किया है या फिर नहीं किया है? प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? पता है आप लोगों को ये सारी बातें? नहीं बताओ भैया, आवाज़ आ रही है ना बहुत अच्छे तरीके से मेरी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मैं भी चेक कर रहा हूँ आप लोगों की आवाज़। बढ़ा लीजिएगा आवाज़ अगर किसी को भी कोई डाउट लगता है तो। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए बात करते हैं अपनी आज की। प्यारे दोस्तों, अगर हम पादप पोषक तत्वों की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो हमने बहुत सारी बात आप लोगों से उस दिन की थी। उन्हीं चर्चाओं को हम क्या करेंगे, आगे की ओर अग्रसर करेंगे। तो हमने जो बात की है आप मुझे फटाफट से बताइएगा। अगर कोई प्लांट है, थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए चलूंगा मैं आप लोगों को। ये अगर कोई प्लांट है तो प्लांट की लाइफ साइकिल के लिए कितने प्लांट के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? हमें सभी लोग इस बात का एक बार आंसर दीजिएगा। आप कहेंगे सर आपने हमें उस दिन बताया था कि जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है ना, कौन से आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कितने होने चाहिए प्यारे दोस्तों? 17 होने चाहिए। 17 यानी कि 17 होने चाहिए। कितने लोगों को ये बात पता है भाई? क्या बात है राहुल शर्मा जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मोनू, सभी की कमेंट्स में ले रहा हूं और सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। सर हमने आपकी क्लास ले ली ग्रीन रेवोल्यूशन वाली। सचिन, अगर आपने ये क्लास ले ली ग्रीन रेवोल्यूशन वाली तो कभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। चलिए अगली बात अगर हम करें कि हमें आखिर बताया किसने कि प्लांट के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे सर हमें बताया है अर्नान और स्ट्राउट ने। किसने बताया है? अर्नान व स्ट्राउट। इनका नाम देख रहे हो कितना बढ़िया है। और कब बताया है? आप कहेंगे सर 1939 में बताया है। अरे बोलो हाँ या ना। अब 3 महत्वपूर्ण बातें हमने आपको उस दिन बताई थी कि प्लांट जो होता है ना प्यारे दोस्तों, इसके अंदर पाए जाते हैं स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा, जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं या फिर छिद्र बोलते हैं। अच्छा एक बात आपको और बताता हूं, मुश्किल से हमारी 10-12 क्लासें और होंगी, हमारा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 8-10-12 क्लासें, मान लो 10 क्लासें और होंगी और हमारे जो टॉपिक हैं आपके एग्जाम के बिहाद पर जो हम सिलेबस आपको बताए हैं वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो धैर्य रखिएगा। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। अब एक बात बताइए हमें, ये जो प्लांट के स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा, अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो हमें एक बात बताइएगा कि कौन सा एंजाइम है जो प्लांट के स्टोमेटा को ओपन करने में मदद करेगा और क्लोज करने में मदद करेगा? क्या करने में? जो ओपन करने में एंड क्लोज करने में मदद करेगा, कौन सा होगा? फटाफट से बताइएगा एक बार, है ना? आप कहेंगे सर उसका नाम पता है क्या होता है? जल्दी से बताओ, रिवीजन करवा रहा हूं, है ना? आप कहेंगे सर उसका नाम है पेपकेज। ठीक है ना? क्या नाम है उसका? पेपकेज उसका नाम है। पेपकेज सु भी लिख सकते हैं और जा भी लिख सकते हैं। एक बात का आंसर और दीजिएगा प्यारे साथियों, अगर हम आपसे कहें कि स्टोमेटा को ओपन करने के लिए कौन सा हार्मोन होगा और बंद करने के लिए कौन सा हार्मोन होगा, जल्दी से बताओ। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर हम बात करें कि रंध्रों के खुलने में कौन मदद करेगा
और बंद यानी कि क्लोज होने में कौन मदद करेगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता जाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 90% जनसंख्या है वो हिंदी वाली है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर खुलने में मदद करता है, उसको हम बोलते हैं C वाई को पता है क्या बोला जाता है? आप कहेंगे सर साइटोकाइनिन। क्या कहा जाता है? मैं फिर से लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्या कहा जाएगा इसको? साइटोकाइनिन कहा जाएगा, याद रखिएगा। और अगर हम बंद होने की बात करते हैं तो ABA हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसे हम अवशेषिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहा जाएगा? अवशेषिक अम्ल कहते हैं। इस बात को सभी लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है सर, ये बातें हमें याद रहेंगी। अच्छा, हमने आपको 3 बातें और बताई थी जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। देखिए, ये जो प्लांट था ना, प्लांट, इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो 3 तत्वों यानी कि 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। आप मुझे बताइएगा कौन कौन से वो प्लांट के न्यूट्रिएंट होते हैं जिनसे हमारा प्लांट का संरचना बनी होती है? जल्दी से बताइएगा सभी साथी कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर अगर हम प्लांट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, STR की, तो आप कहेंगे सर 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। 3 एलिमेंट हैं CHO, जिन्हें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीमा, मोनू, वर्षा, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगर हम आपसे कहें प्लांट के प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, तब आप हमें क्या आंसर दे पा रहे होंगे? किसकी बात अगर हम करें प्राथमिक पोषक तत्व की, फिर हम सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें, यानी कि द्वितीयक पादप पोषक तत्वों की बात करें, तब आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहो, फिर लेकर चलेंगे आपको आगे की ओर। तो सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सर प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हो जाएगा। और अगर हम सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो जाएगा। इतनी बातें किसे किसे याद थी? सच बताइएगा, झूठ मत बोलना। क्या आपको ये सारी बातें याद थी? जल्दी से बताएं। है भाई? मुझे लगता नहीं है कि किसी भी भाई बहन को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी। सर लास्ट क्लास का PDF नहीं मिला है अभी तक? सारे PDF मिले नहीं है क्या आप लोगों को? एक बार जरा कमेंट करके बताओ हमें। मुझे तो लगता है सारी PDFs आप लोगों के पास होंगी। है भाई? चलिए, अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, उनको जरा नोट करिएगा। लिखिएगा सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन प्लांट। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, इस बात को जरा समझेंगे और फिर नोट करने का काम करेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें जो प्लांट है उसमें जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो कहां कहां पर कमी होती है, सिर्फ इस बात को समझना है। ठीक है, लिखिएगा सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन प्लांट, यानी कि पौधों पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पौधों पर पोषक तत्वों के कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन प्लांट। अगर हम आपसे कहें कि ठीक है सर, इतनी बातें तो हम समझ गए कि किसी भी प्लांट में अगर किसी पोषक तत्व की कमी होगी, समझिएगा बड़े ध्यान से, पोषक तत्व की कमी अगर होगी प्यारे दोस्तों, तो उस प्लांट की पत्तियां या फिर उसका तना, जिसे हम स्टेम बोलते हैं, उनमें कोई ना कोई वेरिएशन यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी।
तो याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए ऑन द एपिकल वर्ड, इंग्लिश में भी लिखते जाएंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा ऑन द एपिकल वर्ड। सर इसका मतलब क्या होता है? तो लिखिएगा शीर्ष कलिकाओं पर, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? शीर्ष कलिकाओं पर। बताइएगा जरा कौन कौन से होंगे, काफी सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। करमवीर जी बोल रहे हैं सर आज ही मेरा फर्स्ट कमेंट है सभी बैचेस में। अरे वाह! तो याद रखिएगा शीर्ष कलिकाओं पर दो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं सबसे ज्यादा असर डालते हैं, आप कहेंगे सर बोरॉन एंड कैल्शियम। क्या पूरा लिखने की आवश्यकता है? बी को बोरॉन और कैल्शियम को कैल्शियम, सीएल को कैल्शियम? जल्दी से बताइएगा, या आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे? ये हो गई पहली बात। अगर हम दूसरी बात करें तो लिखिएगा ऑन द ओल्डर लीव्स, यानी कि जो पुरानी पत्तियां हैं उन पर कौन कौन से तत्वों की कमी होने पर असर दिखाई देगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, है ना? तो लिखिएगा ऑन द ओल्डर लीव्स। ऑन द ओल्डर लीव्स, जल्दी से बताइए क्या बात समझ में आई है? तो अगर हम बात करें ऑन द ओल्डर लीव्स की, कहने का मतलब क्या है? बड़े आराम से चल रहा हूं, चीजें मुझे याद करवानी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो लिखिएगा जब पुरानी पत्तियों की बात होगी तो लिखेंगे पुरानी पत्तियों पर। जल्दी से बताओ। तो प्यारे दोस्तों दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, जानते हो कौन से, चाहो तो तीन भी याद रखिएगा। लिखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मॉलिब्डेनम और मैग्नीशियम। एनपीके, मॉलिब्डेनम को आप याद रखेंगे जिसे हम एमओ बोलते हैं, और एक और याद रखिएगा मैग्नीशियम, ठीक है ना? क्या याद रखेंगे आप? मैग्नीशियम को याद रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज आवाज बिल्कुल ठीक है ना? लिखिएगा सर आपने हमें अभी तक सिर्फ दो बातें बताई, नई जो एपिकल वर्ड हैं उन पर और जो पुरानी पत्तियां हैं उन पर, लेकिन अगर नई पुरानी दोनों हो तब कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? जल्दी से बताइएगा। तब आप कहेंगे सर अगर हम बात करें नई व पुरानी दोनों की, क्या लिखेंगे? नई व पुरानी दोनों पर, तो सिर्फ एक याद रखिएगा, उसका नाम है जिंक, ठीक है ना? क्या नाम है उसका? जिंक, जिसे हम Zn बोलते हैं, ठीक है जी? क्या कहा जाता है इसे? जिंक कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक धान में खैरा रोग लग जाता है, ठीक है ना? धान में खैरा रोग लग जाता है, किसकी कमी से लगता है? तो आप कहेंगे सर धान में खैरा रोग जिंक की कमी से लगता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए ये तो एपिकल वर्ड की बात हो गई, यानी कि शीर्ष कलिकाओं की बात हो गई, लेकिन एक बात आप लोगों को और भी याद रखनी है, जानते हो क्या? अगर आपसे कहा जाए नई पत्तियों पर, यानी कि ऑन यंगर लीव्स, यानी कि नई पत्तियों पर, तो एक लास्ट लाइन और लिख लीजिएगा, नई पत्तियों पर, जो यंग लीव्स हैं उन पर, नई पत्तियों पर। तब आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताओ प्यारे दोस्त। याद रखिएगा जब नई पत्तियों की बात आए, एपिकल वर्ड अलग हो गई और नई पत्तियां अलग हो गई, तो आप कहेंगे सर फेरस, समझते हैं जिसे हम लोहा बोलते हैं। क्या कहेंगे सर? लोहा, कॉपर और क्लोरीन। कॉपर यानी कि Cu और Cl यानी कि क्लोरीन। इन तीनों को याद रखिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछने जाने वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से यहीं पर पूछे जाते हैं, ठीक है? बढ़ें और आगे की ओर, जल्दी से बताइएगा। एक बात को नोट करके लिखिएगा जिसे हम बोलते हैं हिडन हंगर, छुपी हुई भूख। किसी को पता है छिपी भूख क्या होती है? हिडन हंगर का मतलब क्या होगा? अपना सेंस लगाकर आंसर बताइएगा। हिडन यानी कि जो छुपा हुआ हो, और हंगर का मतलब क्या है? जो भूख है, छिपी भूख। चलिए देखिए समझिएगा होता क्या है।
ये है कोई प्लांट, ठीक है ना, ये क्या है, कोई प्लांट है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ चलेंगे ना तो चीजें आपके लिए और भी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। हमने आपसे एक शब्द कहा कि सर हिडन हंगर, तो एक बात याद रखिएगा, जब कोई विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाए, समझिएगा बहुत ध्यान से, ये प्लांट है और हुआ क्या, इसकी पत्तियां मुरझाना शुरू कर दी, पत्तियां इसकी क्या होने लगी, मुरझाना शुरू कर दिया। जब पत्तियां इसकी मुरझाने लगी और आपने देखा कि आपका प्लांट तो है वो खराब हो रहा है, और प्लांट खराब होते होते हुआ क्या, आपका उत्पादन यानी कि जो आपका प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा कैसा हो गया, कम हो गया। नई बात समझ में आई, और आपको बाद में जाके पता चला कि अरे हमारे प्लांट में, हमारी मिट्टी में इस पोषक तत्व की कमी थी। तो बस उसी को क्या कहा जाता है, छिपी भूख, यानी कि हिडन हंगर कहा जाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा हम पीडीएफ का भी यूज करेंगे जो जरूरी भी है, ठीक है। चलिए समझिएगा, मैंने क्या कहा आपसे, हिडन हंगर, जब कोई फसल विशेष किसी तत्व की कमी के लक्षण से रूप में प्रकट नहीं करती परंतु उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बहुत कम कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार प्यारे दोस्तों, व्हेन अ क्रॉप डज नॉट शो, समझिएगा बहुत गौर से, कोई शो नहीं करेगी, कोई सिम्टम शो नहीं किया, और हुआ क्या प्यारे दोस्तों, प्लांट मुरझा गया, फसल कम हो गई, ठीक है ना। ऑब्वियस जो हमारा सिम्टम है वो शो ही नहीं हुआ, ठीक है भैया। तो याद रख लीजिएगा, बट अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन अकर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, दिस डिफिशियंसी इज कॉल्ड एज हिडन हंगर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एक बार हरियाणा के किसी एग्जाम में पूछा गया, शायद हरियाणा के पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका था, तो मैंने वहां पर देखा, और जितने भी पेपर मैंने देखे हरियाणा में हुए हैं उनके हिसाब से ही आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं और आगे की ओर। चलिए अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको नोट करके लिखिएगा। क्या नोट करके लिखेंगे, समझना, इसी तरीके से नोट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और नोट्स अपने आप बनाते रहिएगा। अगर हम बात करें इंडियन सॉइल्स की, जैसे कि हमने भारतीय मृदाओं को उस दिन देखा, भारतीय मृदा यानी कि इंडियन सॉइल, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, भारतीय मृदाओं में पोषक तत्वों की कमी है। भारतीय मृदाओं में क्या है, पोषक तत्वों की कमी है। हाँ अरविंद जी वो सही लिखा है। इंडिकेटर प्लांट पे आगे आएंगे अजय भाई, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। मैंने क्या कहा आपसे, अगर हम भारतीय मृदाओं की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो भारतीय मृदाओं में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, तो उनको लिखिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मृदाओं में जिंक की कितने प्रतिशत कमी है, तब आपका आंसर क्या होगा। जिंक को हम क्या बोलते हैं, Zn बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। पोषक तत्वों का कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा थ्योरी को समझते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें भारतीय मृदाओं में जो जिंक की कमी है, कोई बताए मुझे कितनी परसेंट है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा कमी जो है वो कितनी है, लगभग 49 से 50%, ठीक है ना। जिंक की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, और जिन मृदाओं में जिंक की कमी होगी, याद रखिएगा प्रोडक्शन वहां पर कम ही होगा। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय मृदाओं में मॉलिब्डेनम और बोरॉन की कितनी कमी है, तब आप हमें क्या बताएंगे। अगर हम मॉलिब्डेनम की बात करें, एमओ की, और अगर हम बोरॉन की बात करें, तब आपके आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, किसी ने अगर पढ़ा है तो।
और ये करंट का ही डाटा मैं आपको बता रहा हूं जो आप लोगों से पूछा जाता है। प्रेम वर्मा, ऑप्शन 49 से 50% अगर आपको मिले तो इसके साथ ही आप जाएंगे, ठीक है ना। अगली बात बताइएगा, याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं बोरॉन की तो 33 से 34%, और अगर हम मोलिब्डेनम की बात करें यानी कि एमओ की बात करें तो याद रखिएगा 5%, ठीक है ना। कितना? 5%। आपको दो और याद रखने हैं। हमारे जब यूपी पुलिस का उत्तर प्रदेश में एग्जाम होता है तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो मृदाओं से जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आता है प्यारे दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है भैया। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की कमी हमारे यहाँ पर कितने % देखने को मिलती है पता है आपको? कॉपर, आप कहेंगे सर 3 से 4% हमारे यहाँ पर कॉपर की कमी है। बस इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। सर प्लीज रिप्लाई बीएनएस कौन से टीचर कराएंगे बैच में? बीएनएस कौन से टीचर कराएंगे यार टेलीग्राम ग्रुप में एक बार पूछिएगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में एक बार पूछिएगा, वहां पर आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बढ़े और आगे की ओर, अगर यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई हो तो चलिए आज की हमारी जो क्लास है अब हम आपको लेकर आते हैं उस पर कि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, सिम्टम्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। और अगर हम आपसे बात करें तो बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों। देखिए सबसे पहला जो आया है वो है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस को पता है हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर हरितमहीनता। इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कंप्लीट येलोइंग ऑफ प्लांट लीफ ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। कहने का तात्पर्य क्या है? पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे की जो पत्तियां हैं वो कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। ये कोई प्लांट की पत्ती है और ये पत्ती कैसी हो जाती है? पीली पड़ जाती है। और अगर ये पत्ती पीली हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लोरोसिस कहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एन क्लोरोसिस ऑन द ओल्डर एंड लोएस्ट लीव। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि नाइट्रोजन, एन का मतलब क्या है? अब देखो हिंदी करवा दो भाई, हिंदी में भी बता दूंगा, थोड़ा सा इंग्लिश में कर लें पहले। ये क्लोरोसिस जो वर्ड है ना हिंदी में बहुत कठिन लगने वाला है तुम्हें। याद रखिएगा अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सबसे जो पुरानी पत्तियां हैं, और देखो क्या लिखा है? लोएस्ट लीव, और जो नीचे की पत्तियां होंगी। देखो कोई भी प्लांट होगा तो पत्तियां ऊपर भी होंगी और पत्तियां उसमें नीचे भी होंगी। अरे बोलो हाँ या ना। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा निकला, सबसे जो नीचे की पत्तियां हैं और जो पुरानी पत्तियां हैं वो कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं, याद रखिएगा। अगला है एस। एस क्या है? एस तो कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा सल्फर की बात हो रही होगी, नहीं सल्फर को हम नहीं लेंगे यहां पर, सल्फर मत लीजिएगा। अगर हम बात करें सीयू की, किसकी बात करें? सीयू की बात करें यानी कि कॉपर की बात करें। प्यारे दोस्तों जब कॉपर की बात होती है तो क्लोरोसिस ऑन द न्यूएस्ट एंड अपर लीव्स, यानी कि जो नई पत्तियां हैं और जो ऊपर की पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? जल्दी से बताइएगा। उनमें आपको क्या देखने को मिलेगी? क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। चलो भैया हिंदी में भी बता देते हैं मेरे भाई, परेशान मत हो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? हरितमहीनता जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं, पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे की पत्तियां जो हैं वो पूरी पीली हो जाती हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाने पर प्लांट में निचली पत्तियां और पुरानी पत्तियां सबसे पहले पीली पड़ती हैं। अगर हम बात किसकी करें? कॉपर की बात करें। आप यहां पर सल्फर के साथ मत जाइएगा, सल्फर की कुछ और बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि थोड़ा बहुत काम यहां पर सल्फर भी करेगा। तो याद रखिएगा कॉपर की कमी होने पर नई और ऊपर की पत्तियों पर क्या होती है? क्लोरोसिस हो जाती है। क्या अब बात समझ में आ गई? हनुमान सागर, अच्छा हनुमान सिंह, बेटा एक मिनट रुको क्योंकि डिस्प्ले ना बहुत दूर लगा हुआ है तो मुझे चश्मा लगा के ही देखना पड़ेगा। हनुमान जी बोल रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हो सर, ऐसे ही पढ़ाते रहो। अच्छा सर हिंदी में लिखवा दो। अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। हाँ टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो जरूर आप हमारे साथ उसमें जुड़िए, है ना।
चलिए प्यारे दोस्तों, अगली बात करते हैं। अगली बातों को बड़े गौर से समझिएगा। देखिए, आप चाहते हैं ना आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से चलने दीजिएगा। अगली जो बात आती है प्यारे दोस्तों, वो आती है इंटरवेनियल क्रोजोसिस की। ठीक है ना। इंटरवेनियल क्रोजोसिस क्या होता है समझिएगा। मध्य शिरा हरितमाहीनता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की पत्तियों में शिराओं के मध्य, नहीं समझे मेरी बात को, ये कोई प्लांट है और ये प्लांट की पत्ती है। ठीक है ना। फिर से मैं बना देता हूं यहां पर, क्योंकि बिना पत्ती बनाए तो समझ में ऐसे नहीं आएगा। तो जब ये पत्ती बीच में पीला होना शुरू हो जाएगी ना प्यारे साथियों, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरवेनियल क्रोरोसिस कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि पौधों की पत्तियों की शिराओं के मध्य का पीला पड़ जाना क्या कहलाता है प्यारे साथियों, आपका इंटरवेनियल क्रोरोसिस कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की कमी से पुरानी और सबसे निचली पत्तियों पर मध्य सिराओं की क्या हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी। सिर्फ इतनी इतनी सी बातें हैं। दीपक जी, रिकॉर्डेड है क्या? अरे मेरे भाई, पढ़ने पे ध्यान दे दे, तेरी रिकॉर्डिंग वरना ही निकाल दूंगा। नहीं बात समझ में आई है? पढ़ने में ध्यान ना है तेरा? कितना दिमाग लगाते हो तुम लोग, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। रिकॉर्डेड है, फलाना है, ये है, वो है। चलिए अगली बात करते हैं फेरस और मैग्नीज की। एक क्वेश्चन पूछ लो, पता नहीं होगा तुम्हें, लेकिन ना बकबक करवा लो फालतू की। अगर हम बात करें फेरस और मैग्नीज की, तो याद रखिएगा, नई पत्तियां जो होंगी और जो ऊपर की पत्तियां होंगी, उनके मध्य में क्या हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा। देखो दोनों बातों में अंतर है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी प्लांट में, तो पुरानी और सबसे निचली पत्तियां जो होंगी वो बीच में पीली होंगी। लेकिन अगर फेरस और मैग्नीज की कमी हो गई, तो नई और ऊपरी पत्तियां जो होंगी वो बीच में कैसी हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। ठीक है। प्रिया बोल रही है, सर प्लीज आप ये कमेंटों को इग्नोर किया करें, क्लास के टाइम वेस्ट करवाते हैं ये लोग। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भाई, एक बार इंग्लिश में भी आ जाओ। देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, सब तुम्हारे लिए ही है। येलोइंग ऑफ द सेंटर ऑफ द विंग्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, शिराओं की बात हो रही है। इन प्लांट लीव एंड रिमेनिंग ग्रीन ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो क्या बोला है यहाँ पर, जो मिडिल की होंगी। मिडिल की होंगी, नहीं सर गलत हो जाएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। बात तो मध्य की होगी, मिड में क्लोरोसिस होगी, लेकिन किस में, जो ओल्ड होंगी और जो लोएस्ट होंगी, यानी कि जो पुरानी पत्तियां होंगी और जो नीचे की होंगी। अगली बात अगर हम करें किसकी बात, फेरस और मैग्नीज की, तो आप कहेंगे सर ऊपरी पत्तियों पर, और जो हमारी कौन सी पत्तियां हैं, नई पत्तियों पर। ठीक है सर, समझ गए बात को। अब बात आती है पोषक तत्वों की भूमिका। आखिर रोल क्या है पोषक तत्वों का प्लांट के अंदर। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो पर्णहरित का द्वितीय घटक है, जो पौधों में हरेपन को बढ़ाता है। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे भैया। क्या कहा गया आप लोगों से, सेकेंडरी कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल विच इंक्रीज ग्रीननेस इन प्लांट। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे प्लांट हैं उनमें ग्रीननेस, हरापन कौन लेकर आता है, आपका आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी नाइट्रोजन होगा। अगली बात, अगर हम बात करें नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कहने का तात्पर्य यह है कि ये न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में और प्रोटीन के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है सर। इंक्रीजेस वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट की वानस्पतिक वृद्धि है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो कौन बढ़ाएगा, आप कहेंगे सर नाइट्रोजन बढ़ाएगा। पर्णहरित का द्वितीय घटक है, जो प्रोटीन, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में सहायक है और पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। बस बात खत्म। तो बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अगली बात करते हैं किसकी, फास्फोरस की। आखिर फास्फोरस का काम क्या होता है प्लांट में। ठीक है बेटा, पढ़ ले, है ना, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट है तुम्हारे लिए,
समझ लो मेरी बात को बेटा, पढ़ा ही रहे हैं इतने दिनों से, कुछ नहीं कर रहे। अगर हम बात करें फास्फोरस के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ फास्फोरस, समझो चीजों को। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक अंग है। फास्फोरस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आरएनए और डीएनए के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, पौधों की जड़ों के विकास और फैलाव के लिए, जो हमारी प्लांट है, प्लांट में जो रूट्स है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है भैया, याद रख लीजिएगा, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ स्प्रेड ऑफ प्लांट रूट्स, इस बात को भी याद रख लेंगे। उसके बाद में ये क्या करेगा? पौधों को आधार प्रदान करता है और दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण करता है। एक बात समझिएगा, जो हमारी दलहनी फसलें होती है ना, बड़े गौर से समझो एक बात, ये मान के चलो अरहर का प्लांट है जिसे हम केजानस कजान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केजानस कजान के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है, इनकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में पाई जाती हैं नोड्स, ठीक है ना, कुछ गुलाबी गांठें होती हैं। कैसी गांठें पाई जाती हैं? गुलाबी गांठें पाई जाती हैं प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। और इन गुलाबी गांठों में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जीवाणु होते हैं। और यही जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका अवशोषण करते हैं और सॉइल यानी कि मृदा को देते हैं। क्या बात सभी को समझ में आई है? तो एक बार हाँ लिख दीजिएगा। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो आपको साइंस वाली मैम पढ़ाएंगी, ठीक है ना। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे कि पोषक तत्व की कमी होने से कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मृदा में पोषक तत्व की कमी होने से प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, ये बताने का काम मैम का होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई तो एक बार हाँ लिखें। और ये सिर्फ दलहनी पौधों में होता है। पल्स क्रॉप जो होती हैं, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, सिर्फ उन्हीं में ऐसा होता है, याद रखिएगा। एक बात मैं आपको और बताता हूं, आपने राजमा का नाम सुना होगा। राजमा, राजमा बेशक दलहनी फसलों में आता है पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है, याद रखिएगा। ये एकमात्र एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, ठीक है ना। राजमा खाया है, राजमा आप लोगों ने? रविंदर भाई ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली बहुत बढ़िया तरीके से। सर जी क्लियर, श्रुति क्लियर, साहिल क्लियर, मंजीत कुमार क्लियर। तो यहां पर यही लिखा हुआ था कि ये पौधों को तो आधार प्रदान करेगा और आधार प्रदान करने के साथ साथ में दलहनी जो फसलें हैं उनमें गांठों को भी निर्माण में लेकर आएगा। पौधे की जो कलियां हैं यानी कि जो वर्ड हैं, जो फ्लावर हैं, जो सीड हैं, जो फ्रूट हैं, उनके विकास करने में मदद करेगा, यानी कि याद रखिएगा, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट्स इन प्लांट, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं, उस पे है ना, आपको सिर्फ चीजों को समझना है। कितने नोट्स बनाओगे तुम? 7 घंटे नोट्स ही बनाते रहते हो क्या? 7 घंटे तुम्हारी क्लास होती है। नोट्स पता है कब बनाए जाते हैं? पहले चीजों को पढ़ो, जब आप रिवीजन करते जाते हो ना तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाया करो। नहीं मोनू, इकोलाई बैक्टीरिया वाला कॉन्सेप्ट अलग है, वो यहां पर लेकर मत आना, है ना। इकोलाई पे नहीं जाएंगे हम, इसीलिए आपसे कह रहे हैं जितना आपको बता रहे हैं सिर्फ उतना समझिए। इकोलाई पे मत जाना, क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है भैया। अगली बात समझिएगा, पौधों के दाने के बनने में और परिपक्व, यानी कि जो पौधे में दाना बनता है ना, पौधे में क्या बनेगा? ग्रेन्स, जिन्हें हम दाना बोलते हैं। और जो दूसरी बात होती है स्ट्रॉ, जो कि भूसा बनता है, उनकी तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए गेहूं की बाली है, ये क्या है? गेहूं है, ठीक है ना, ये गेहूं है। तो ये करेगा क्या? जो दाना है उसको बढ़ाने का काम करेगा और जो भूसा यानी कि जो स्ट्रॉ निकलेगा उसको कम करेगा। और ऐसा कौन करता है? फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, फास्फोरस करता है। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
बेटा टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं है। जब आप बैच में जाओगे ना, स्क्रॉल करोगे, सबसे लास्ट में जो आएगा टेलीग्राम आएगा आपका, उस पर क्लिक करिएगा, आप एंटर हो जाएंगे उसमें। ठीक है ना। अगली बात करें भाई। अगली बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऊर्जा का संग्रहण एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, डाई बोलते हैं, ड्राई नहीं, डाइफॉस्फेट का कार्य करना फास्फोरस को एनर्जी मुद्रा करेंसी भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है आपको समझ में आया? क्योंकि इसमें क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार बना लीजिएगा, समझो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात को। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हाँ भाई, फंक्शंस एज आ स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करता है, इसीलिए इसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या सभी लोग बात को समझ गए हैं? फिर से एक बार हाँ लिखिए, फिर हम बढ़ेंगे और आगे की ओर। बस एक बात आपको और समझनी है, नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, पोटास पर और चलेंगे, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये रहा आपका पोटेशियम। ठीक है जी, चलिए अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो पोटेशियम पता है क्या करता है? देखो, तीन बातें हमने आपको बताई हैं। एंजाइम अगर पूछा जाए, स्टोमेटा खोलने और बंद करने में मदद कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर वो करता है पेपकेज। अगर आपसे हार्मोन पूछा जाएगा कि स्टोमेटा को खोलने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तब आप कहेंगे साइटोकाइनिन। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टोमेटा को बंद करने में कौन सा हार्मोन मदद करेगा, तब आप कहेंगे सर जी एब्सिसिक एसिड करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट के स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में जो पोषक तत्व सहायक होता है वो कौन सा होता है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम इज इसेंशियल फॉर द रेगुलेशन, किसके रेगुलेशन की बात कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? मुस्कान क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पोटेशियम इज इसेंशियल फॉर द रेगुलेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। यहां पर बात किसकी हुई है, पोटेशियम की बात हुई है। अगली बात समझिएगा, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डॉथ एंड, समझिएगा बहुत ध्यान से, एक शब्द यहां पर प्यारे दोस्तों है क्या, ट्रांसपायरेशन। क्या है ये आप जानते हैं, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्लांट हैं उन्हें सूखे से बचाने के लिए बाष्पोत्सर्जन की दर कम कर देता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आपसे पूछे कि पौधों को सूखे से बचाने के लिए प्लांट की बाष्पोत्सर्जन दर को कौन कम करेगा, तो आप कहेंगे सर जी वो भी पोटेशियम करेगा। ठीक है सर, एक बार हिंदी में भी हम आपको दिखाते हैं, समझिएगा। पोटेशियम रंध्रों के नियमन, खुलने और बंद होने का मदद कर देगा। पौधों को सूखे से बचाने के लिए बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगा। यह पौधों की बीमारियों, कीटों के प्रति सहिष्णुता, प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टेंसी बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, फास्फोरस इज द ओनली एलिमेंट ड्यू द डिफिशियंसी ऑफ विच प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इज लाइफ साइकिल, इट्स लाइफ साइकिल। अगर प्लांट के अंदर इस पोषक तत्व की कमी हो गई तो प्लांट कभी भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात सभी लोग समझ गए। और एक बात याद रखिएगा, क्या, जब फास्फोरस, अच्छा बेटा पोटेशियम की बात हो रही थी ना, कहाँ हम लोग फास्फोरस में आ गए। पोटेशियम ही है तो सही तो है, फास्फोरस थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। फास्फोरस हम लोगों ने पढ़ लिया। अरे भाई क्यों कंफ्यूज हो रही हो मोनिका, मोनिका तुम्हारा नाम ही आगे समझ में नहीं आ रहा है, आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी में लिख दिया है। सभी लोग बात को समझ गए भाई, जल्दी से बताइएगा यहां तक। अगली बात समझते हैं, अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए, मान के चलो हम कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ के जाते हैं और हमने ढंग से उसको नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन फिर इसीलिए गलत होते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात समझिएगा। पोटेशियम की ही बात करेंगे, फास्फोरस पर नहीं जाएंगे, फास्फोरस की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगली बात समझिएगा, ये क्या करता है, इट हेल्प्स एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, यानी कि जो एंजाइम होते हैं उनका सहायक होते हैं।
है ना, एंजाइम का सहायक होगा। इट्स मेंटेनेंस आयन एक्सचेंज एंड टर्गर प्रेशर इन प्लांट। इसका मतलब क्या है सर, समझ में नहीं आया। देखिए होता क्या है, जो आयन होते हैं ना प्लांट में, जो आयन होते हैं प्लांट में, उसके स्थानांतरण को बढ़ाने में मदद करेगा और आयनों का जो विनिमय होता है उनको बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लो भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या है, एंजाइमों का सहकारक हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। पौधों में जो आयन है उनके विनिमय में मदद करेगा। दूसरी बात, पौधों में जो शर्करा निर्माण होगा उसके स्थानांतरण को बढ़ाएगा, और पौधों में क्वालिटी पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, पोटेशियम को क्वालिटी पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। बस ये 3 ही आपसे पूछे जाएंगे। मैं जानता हूं थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको। योग्यता, ठीक है बेटा, मैंने देख लिया आपकी कमेंट। अब बढ़े हम और आगे की ओर, जल्दी से बताओ। अगला लिखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सल्फर, जिसे क्या बोलते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जब सल्फर की बात आएगी तो सल्फर पता है क्या करता है, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं और जो तिलहनी फसलें होती हैं, देखिए दलहनी फसलों में क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद कर देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जो हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं प्यारे दोस्तों, उनमें तेल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। तो लिखिएगा यह है तिलहनी फसलों में किसकी बात होगी, अगर तिलहनी फसलों की बात अगर होगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑयल सीड क्रॉप के नाम से जानते हैं। पता है क्या कर देगा ऑयल सीड क्रॉप्स में, आप कहेंगे सर जी ये तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है ना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, एवं दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है जी, डन। कभी भी पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रांजल तुमने बहुत अच्छा बताया है ना, इसका मतलब आपने पहले पढ़ा है क्या इसको। चलिए अगली बात आती है बोरॉन की। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वही आपके लिए बता रहा हूं। अगर हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आप कहेंगे सर वी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, जहां पर बात बोरॉन की आ जाए तो आप कहेंगे पौधे में ये पॉलन जर्मिनेशन और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप कहेंगे सर ये जर्मिनेशन के लिए आवश्यक है। एक बात बताइएगा मुझे, आप लोग जर्मिनेशन जानते हैं क्या होते हैं? जब भी किसी बीज को आप बोते हैं, यानी कि किसी सीड को आप बोते हैं, तो जो उसका निकलना यानी कि उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो जर्मिनेशन कहलाती है। याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, अंकुरण। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अंकुरण। अगली बात याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन का नाम सुना है आपने, एवं रिप्रोडक्शन। जल्दी से बताओ रिप्रोडक्शन क्या होता है, हिंदी में लिखकर बताइएगा। प्लांट में सर रिप्रोडक्शन भी होता है भाई? प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आप कहेंगे सर इसे हम बोलते हैं प्रजनन। ठीक है ना, क्या होगा, प्रजनन के लिए अनिवार्य है। क्या बात सभी लोग समझ पाए हैं? प्रजनन, बहुत बढ़िया, शानदार। सर एक बात और आपने हमें नहीं बताई, देखो जो बोरॉन है ना, ये जो सब्जियां हैं,
सर सब्जियों से क्या मतलब है इसका? तो आप कहेंगे सर सब्जियों में स्वाद इसी के कारण होता है। सब्जियों में स्वाद बोरॉन के कारण ही होता है। किसके कारण होगा? बोरॉन के कारण होता है। एक बात आपको बताऊं, अगर किसी भी फ्रूट के अंदर यानी कि फ्रूट वाले प्लांट में बोरॉन की कमी हो जाएगी तो उसके जो फ्रूट्स है ना वो फट जाते हैं। नहीं समझे? तो याद रखिएगा टमाटर और फलों का फटना बोरॉन की कमी से होता है, ये बात भी लिख लीजिएगा। टमाटर व फलों का फटना बोरॉन की कमी के कारण होता है। बोरॉन की कमी के कारण होता है। कल मैं आपको बताऊंगा, यहां से 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा और देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? फिर कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी? तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी जो सारी की सारी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है जी? हालांकि मैटर तो बहुत है लेकिन आपके एग्जाम का जो लेवल है ना, वो आप लोगों से यही पूछा जाता है। ठीक है? चलिए एक दो प्रश्न है उनके आंसर दीजिएगा जरा फटाफट से। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन आज मैं आपको ये होमवर्क में दूंगा, आप लोग मुझे इसका आंसर कहां पर देंगे? होमवर्क में देंगे। ठीक है ना? HW जैसे मिलता था ना वैसे ही। अगला क्वेश्चन है किस उर्वरक को सोना खाद के नाम से जानते हैं, ये भी बता दो। है ना? तो मैंने आपको बताया था पहले ही CAN, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। है कहीं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्लास, सबको समझ में आ रहा है? आंसर भी करते जाओ, समझ में आ रहा है तो क्या, अगर आंसर करोगे तभी तो मैं मानूंगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। बताओ फटाफट से, पौधों की विकास और वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ना तो 14, ना तो 15, ना तो 16, आप कहेंगे 17। आप एक बात बताइएगा, मैंने आपको बताए थे पौधों में लाभदायक पोषक तत्व कौन से होते हैं? लाभदायक पोषक तत्व कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। आप कहेंगे सर जी 4 होते हैं। कौन कौन से? सोडियम, वेनेडियम। अगले मुझे आप बताएंगे। आप नेहा, पायल, अजय भाई जल्दी से बताओ। लक्ष्य, लक्ष्य भाई बताएं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? आवश्यक पोषक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं लाभदायक पोषक तत्वों की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे सर जी CO फॉर कोबाल्ट। और एक और याद रखना, SI जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन। चाहो तो लिख लो मेरे भाई, आपको याद रहेगा। सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, और क्या लिखेंगे? सिलिकॉन। क्या लिखोगे मेरे भाई? सिलिकॉन। बस इन बातों को क्या करेंगे आप लोग, याद रख लीजिएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई है? एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए नीचे छोड़ दिया है PDF में। और एक बात याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पर PDF आपको दे रहे हैं तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि सर हमें इंग्लिश में नहीं मिल रहा है। अब से जो मैं PDF दूंगा ना आपको, वो इंग्लिश में भी आपको मिलने वाली है, यानी कि हिंदी के नीचे इंग्लिश रहेगी मेरी वाली PDF में। और बच्चे से भी कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग करे ताकि हमारे भाई बहनों को कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक है जी? मैं समझता हूँ सारी बातें, लेकिन आप लोग भी टेंशन ना लें, है ना? तो ना हिंदी छूटेगी ना इंग्लिश छूटेगी, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है? तो हाँ, आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखेंगे भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है, यानी कि 2 क्वेश्चन आज आप लोगों को
होमवर्क के लिए दे दिए हैं, और दोनों के आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप में करेंगे। थोड़ा सा सर्च करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो सभी लोग हमारे साथ जो बने रहे उनका धन्यवाद, और जो क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे उन भाई बहनों का भी धन्यवाद। ठीक है जी। विशाल भाई, बात समझ में आ गई? लिखने का टाइम नहीं देते हो आप। अनिल भाई, अभी तुम एक काम करना, क्लास एंड होके पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ा सा लिख लेना, कल से थोड़ा और टाइम दे दिया करूंगा लिखने का, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी है सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कहाँ पर? आपके टेलीग्राम ग्रुप में। अगर किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी लगती है तो विवेश सर RWA, विवेश सर एग्रीकल्चर, आप जानते ही हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी अवेलेबल हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करेंगे नई उम्मीद और नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।